हमारी प्रकृति कोई भी हो, वात पित्त या कफ, जो भोजन है वो नॉर्मली दो तरीके से इनटेक किया जाता है। क्योंकि एज पर आयुर्वेदा, जो जीवन का आधार है वो भोजन, परिश्रम और विश्राम है। तो भोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसा मैंने बताया कि भोजन को दो तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। अगर व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब वो उसे लगता है वो पूरी तरह स्वस्थ है और कोई बीमारी नहीं है, कमजोरी नहीं है, तो उसे दिन में कम से कम 3 बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपच की शिकायत हो, खाना डाइजेस्ट ना होता हो, गैस बनती हो या बैठे रहने का ज्यादा काम हो, तो ऐसे व्यक्ति को दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए। यहाँ ये भी विशेष है कि अगर कोई व्यक्ति बढ़ती उम्र का है, उम्र बड़ी है, तो उसे भी 2 बार ही खाना खाना चाहिए। जो बच्चे हैं, नॉर्मली आप ये मान के चलिए 40, 45, 50 साल तक ले लीजिए, 50 साल तक आदमी को दिन में कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए। खाना खाने के नियम बिल्कुल फिक्स हैं और बहुत सिंपल हैं। खाना दिन में 3 बार जो खाना है, तो ब्रेकफास्ट लेना है मॉर्निंग में 8 to 9 o'clock के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में। और इस खाने के अंदर आपकी कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा खाना इंटेक किया जाता है 1 से 3 बजे के बीच में। आप 2-2 घंटे का या 1-1 घंटे का ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। मान लीजिए 2 घंटे का हम ले तो सुबह 7 से 9 बजे के बीच में, दोपहर का लें तो 1 से 3 बजे के बीच में। इसमें आपने प्रोटीन वाली चीजों को ज्यादा खाना है। फिर आप लेंगे रात का खाना, जो 6 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। इस खाने के अंदर आप वसा वाले भोजन को प्रधानता दीजिए। यहाँ पे आयुर्वेद ये कहता है कि खाना आप कोई भी खाएं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, खाना आपने सिर्फ उतना खाना है जो आपको इजीली पच जाए। इसके लिए सिद्धांत ये बताया हुआ है कि 3 भाग, जो पेट के 3 भाग हैं उतना आप खाना खा सकते हैं और 1 भाग आपको हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। जो 3 भाग हैं, अगर आप पानी पीते हैं तो 2 भाग खाने का और 1 भाग पानी का होगा, और अगर आप पानी नहीं पीते तो 3 भाग आप भोजन से भर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। अब भोजन में क्या होना चाहिए, तो भोजन में साधारण रोटी सब्जी होनी चाहिए। इसमें दही, सलाद, अ, खीरे, ककड़ी, टमाटर, फल, ये दूध, चाय, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज ली जाती है तो ये हमारे डाइजेशन को नुकसान पहुंचाती है। तो इन चीजों को जो लेने का समय है वो खाली पेट में है। जब खाना खाए हुए आपको 2 घंटे हो चुके हो, उसके बाद आप ये सारी चीजें खा सकते हैं। सुबह आपने 7 से 9 बजे के बीच में जो ब्रेकफास्ट लिया, उसके 2 घंटे बाद यानी लगभग 11 बजे के करीब, 11 और 12 बजे के बीच में आप जो है फ्रूट ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। या आपका मन है कुछ बाहर की चीजें खाने का, समोसे का या छोले भटूरे खाने का, तो आप यहाँ पे उचित मात्रा में ले सकते हैं। उचित मात्रा की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जितना आपको ठीक लगे आप उतना खा सकते हैं कि इजिली पच सके। अगर आप कोई भारी चीज ले रहे हैं, ऑयली चीज ले रहे हैं, तो उसके आधे घंटे बाद आप चाय भी ले सकते हैं। आफ्टर देन आपने लंच ले लिया। लंच लेने के बाद कम से कम आधा घंटा जागिए और उसके बाद यदि संभव हो तो आधा घंटा सोइए। गर्मियों में ये समय जो है वो लगभग 2 घंटे का होता है। फिर आप जागते हैं 4-5 बजे के करीब। आप फिर से फ्रूट, चाय, नाश्ता, अंकुरित दालें, ड्राई फ्रूट्स, सैलेड, दही, दूध, ये चीजें ले सकते हैं। आफ्टर देन आपका डिनर होगा और डिनर के बाद कुछ नहीं लेना। जितना जल्दी आप सोएंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं दूसरे उस पे। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए। अब आप पहला नाश्ता और लंच एक साथ लेते हैं। इसका जो समय बताया गया है, ये बताया गया है 11 और 12 बजे के बीच में। यदि आप इसमें 2 घंटे का लेना चाहते हैं तो 10:30 से 12:30 के बीच में आप पहला लंच और ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ले सकते हैं, जिसको ब्रंच बोला जाता है।
और दूसरा जो आप डिनर लेंगे, ये आप लेंगे लगभग 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। जो व्यक्ति इस रूल को फॉलो करता है उसे सुबह नाश्ते में, इवन अर्ली मॉर्निंग उठ के जो सैर करने जा रहे हैं या वो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो उनको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, या जो भी हेल्दी स्मूदीज होती हैं, शेक्स होते हैं, ये सारी चीजें वो ले सकते हैं मॉर्निंग में। इसके बाद जो मैंने बताया कि लंच और ब्रंच ले सकते हैं, ब्रंच ले लीजिए। 3 बजे के आसपास कोई भी लिक्विड जूस लीजिए जो बॉडी को क्लीन आउट करे, क्योंकि इनके शरीर में गैसेस वगैरह ज्यादा होती हैं, खाना कम पचता है, तो खाना खाया जाता जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को इस समय पर कोई लिक्विड चीज लेनी चाहिए। तो जैसे गर्मी है तो लस्सी, इस तरीके की चीजें, पतली लस्सी, इस तरीके की चीजें जो है आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर देन जो डिनर का टाइम होता है, उस समय पर आप कोई हल्की चीज या गर्म दूध ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, सूजन बनी रहती है, तो आप पपीते का सेवन करें। यदि आप हेल्दी हैं और हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप दूध गर्म का सेवन करें। यहाँ पे आप अपनी शुद्धि के लिए, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, टॉक्सिन्स रिमूवल के लिए त्रिफला का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये सारी रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो वैसे ही आपको धीरे धीरे अपने शरीर में चेंजेस दिखाई देंगे, हेल्थ आपको नजर आएगी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं कि आपको अपने पास अपनी हेल्थ से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनमें मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे आपको अपना हाइट और वजन पता होना चाहिए। आपको अपनी बॉडी की ऑक्सीजन वैल्यू, SpO2 वैल्यू बोलते हैं इसको, इसके लिए एक ऑक्सीमीटर आता है जो लगभग 1300-1400 रुपए से लेके 1800 के बीच में आपको मार्केट में मिल जाता है। ये आप अपने पास रखिए। नॉर्मली जो अच्छी ऑक्सीजन वैल्यू है वो 100 मानी गई है। अगर आप इतने पे हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वास्थ्य मान के चलिए। कोई भी आपको किसी तरह का मेडिकल इश्यूज होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। यदि आप 99 है तो हृदय पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, सांस फूलने लगती है, चलने पे दिक्कतें पैदा होती है। 98 में है तो आपको विभिन्न प्रकार के रोग लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस मीटर के द्वारा ये सारी चीजें माप सकते हैं। हालांकि ये दिखाता है बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को। उसके बाद आपका पल्स रेट है, आपका पल्स रेट कितना है, तो ये अकॉर्डिंग टू एज रहना चाहिए। यदि आपकी उम्र ज्यादा है तो पल्स रेट बड़ा हो सकता है, उम्र कम है तो पल्स रेट बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एज के व्यक्ति हैं तो पल्स रेट जो है वो बिलो 100 होना चाहिए। इसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर का रेट हो सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 80-120 बताया गया है। यदि ऊपर का जो 120 है वो बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, तो आप उसे कम करने के लिए अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ दिन में 3 बार पानी पी सकते हैं। ये विशेष होता है और उपचार दवा की तरह काम करता है। रात को सोते समय 1 गिलास पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना चाहिए और नहाने से पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो ऊपर का बीपी आपका जितना मर्जी रहे, 2-3 महीने के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। कई बार होता है कि भाई किसी का ज्यादा अगर बिगड़ा हुआ है तो 4-5 महीने लगते हैं, अदरवाइज 3 महीने में नॉर्मल हो जाता है। मतलब 80-90% केसेस में 3 महीने में नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ पानी पीने से। और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है, जो 80 मैंने बताया, यदि वो 100 के आसपास पहुंच गया है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी आपने पीछे देखा होगा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस किया गया था, हाईलाइट भी इसी को किया गया था। उसके कॉज नहीं बताए गए, उसकी वो सिम्टम्स केवल दिखाया गया कि आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, एक हेल्दी आदमी है, बेहोश हुआ, गिर गया और मर गया। तो ये कब होता है, जब हमारी बॉडी में SpO2 लेवल डाउन चला जाए और हम हैवी वर्कआउट कर लें, तो उसका प्रेशर जो है वो हमारे हार्ट पे पड़ता है। तो हमें वहां पे उससे बचने की जरूरत होती है। तो SpO2 वैल्यू यदि आपका 98 हो तो हैवी वर्कआउट से बचना चाहिए, और यदि करना हो तो सावधानी पूर्वक करें। यदि आपको लगे हार्ट बीट बढ़ रही है तो रिलैक्स करें, फिर करें। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जो नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उस पर विशेष फोकस रखना है। कोशिश कीजिए कि ये 90 से अबव ना जाए। 90 तक बियरेबल होता है, अगर उससे अबव जा रहा है
तो आपको अपने हार्ट को और लंग्स को लेके सावधान हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर की, क्योंकि 3 मुख्य बीमारियां हमारी लाइफ में, बीपी, शुगर, थायराइड। अगर हम इन 3 को ही ठीक कर लें तो हजारों बीमारियां हमारी वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो फिर आते हैं शुगर पे। शुगर के अंदर आपको फास्टिंग और पीपी, नॉर्मली आपने देखा होगा आजकल मिक्स लेते हैं, 3 महीने का रिजल्ट ले लेते हैं। इनके कोई फायदे नहीं है। यदि आप अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको फास्टिंग और पीपी दोनों का पता होना चाहिए। और दोनों के टेस्टिंग में, अगर आप कभी भी टेस्टिंग कर रहे हो तो 3 दिन कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद 15 दिन का गैप होना चाहिए, फिर 3 दिन कंटिन्यूस करेंगे, फिर 15 दिन का गैप होना चाहिए। इनकी रीडिंग्स को मैच कर लीजिए, जो 3 महीने की एवरेज है वो आपको इसी में मिल जाती है। इसके थ्रू आप जान सकते हैं आपकी बॉडी की इंटरनल स्टेटस क्या है, या आपकी अंदरूनी जो आपका अंदरूनी शरीर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। फाइनली हम आते हैं थायराइड पे। ये हमारी बेसिक जानकारी है जो एक आम व्यक्ति को भी पता हो तो अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रख सकता है। थायराइड में हम 3 चीजें देखते हैं, इसको थायराइड प्रोफाइल बोला जाता है। आप ये टेस्ट कराते हैं, लगभग 400-500 रुपए में होता है। T3, T4, TSH। T3 यदि आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो आपकी बॉडी में जल तत्व इम्बैलेंस हो जाता है। यदि T4 इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी में अग्नि तत्व इम्बैलेंस होता है। यदि TSH बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी में वात तत्व जो है, वायु तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इन चीजों को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, ये क्योंकि प्रैक्टिकल का विषय है, इसे आप बार बार करोगे, देखोगे तो ये चीज समझ आएगी। मैं इसे बता भी दूं तो ये चीज नहीं समझ आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे विराम देता हूँ और आगे चलता हूँ। अब हम बात करते हैं बीमारियों की। बीमारियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो किसी भी चीज को जब हम समझते हैं तो हमें उसको कैटेगराइज करना होता है, उसकी स्ट्रेंथ को मापना होता है। तो जो चिकित्सा पेशे में है वो जानते हैं कि बीमारियों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1, एक्यूट डिसीज। ऐसी बीमारियां जो तुरंत प्रकट होती हैं, जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया, चलते चलते गिर गए, चोट लग गई, उल्टी हो गई, दस्त हो गए, आ, पेट में मरोड़े उठ गए, अचानक से सिर में दर्द आ गया, या किसी शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो गया। तो ये जो है ये एक्यूट डिसीज कहलाती हैं। जब भी एक्यूट डिसीज आए तो आपने मन को शांत करना है और बीमारी के कारण को समझने की कोशिश करनी है, और जो भी कारण नजर आए उसका उपचार कर दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगी। यदि आप लक्षणों पे उपचार करेंगे आपको कोई आराम नहीं आएगा। इसके बाद दूसरी होती है सब एक्यूट डिसीज। सब एक्यूट डिसीज वो होती हैं जो 1 हफ्ते से लेके 40 दिन तक बनी रहती हैं। जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कोई भी मौसम बदलता है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, वो हो गया, कब्ज हो गई, शरीर में थकान बनी रहती है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, ये सब एक्यूट डिसीज के अंतर्गत आता है। नॉर्मली इन इसका हमें पता चल जाता है, 7 दिन के अंदर अंदर बीमारी का पता लग जाता है, और 7 से 40 दिन में ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही फिर आती है क्रॉनिक डिसीज, जिसके अंदर लगभग 40 दिन के बाद हमें बीमारी के बारे में, और 40 दिन के अंदर हमें बीमारी के बारे में पता लगता है, और बीमारी की रिकवरी 40 दिन से लेकर 90 दिनों के भीतर होती है। इसमें रिकवरी जो होती है उसका रेशियो 10% का होता है। जैसे मान लीजिए किसी के घुटने खराब हो गए, तो घुटनों को ठीक करने के लिए हम ये कहें कि 3 महीने में घुटने ठीक हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन 40 दिन के अंदर हमें ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के घुटने खराब होने के पीछे रीजन क्या है। वो चाहे मोटापा हो, चाहे पटेला की कमजोरी हो, चाहे वहां पे नसें सिकुड़ गई हो या फैल गई हो, या वहां पे सूजन आ गई हो, या ब्लड का जो सर्कुलेशन है डाउन हो गया हो, नसें कोलेस्ट्रॉल के कारण या टॉक्सिन्स के कारण वहां ब्लॉक हो गई हो, जो हमारे शरीर के लिम्फ होते हैं वहां पे ब्लॉक हो गए हो, नॉड्स में प्रॉब्लम आ गई हो, ये सारा हमें क्रॉनिक डिसीज के अंतर्गत 40 दिन के अंदर अंदर पता लग जाता है। और 40 दिन से लगभग 3 महीने के अंदर हम लोग इस बीमारी के उपचार का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फाइनली लास्ट डिसीज आती है, वो है डिजेनरेटिव डिसीज। ये लगभग 2 साल पुरानी बीमारियों के अंतर्गत आती है। जैसे किसी को सिरदर्द बना हुआ है जो लगभग पिछले 12 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, तो ऐसी डिसीज जो होती हैं वो डिजेनरेटिव होती हैं। इन बीमारियों पे आपको मेंटली कार्य करने की जरूरत होती है।
यहाँ पे मोस्टली मेडिसिन कोई काम नहीं करती। घुटने, अगर आपके ग्रीसिंग कम हो रही है और आप उसका सही समय पर सही उपचार नहीं करा रहे, उपचार किसी भी पैथी में हो सकता है, पर सही समय पर सही उपचार नहीं ले रहे हैं, तो वो क्रॉनिक से डीजनरेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे केस में डॉक्टर अधिकतर आपको ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पेशेंट यहाँ तक रोक नहीं पाया तो वो आगे भी नहीं रोक पाएगा। परंतु जो भी डीजनरेटिव कंडीशंस होती हैं, इसमें बेसिकली ये माल न्यूट्रिशन के रोग होते हैं, तो इसमें आप न्यूट्रिशियस डाइट लेकर और ब्रेन के उन लेवल पर काम करके जहां पे ये बीमारियां पैदा होती हैं, उन कॉज को जान के उन कॉज को खत्म कीजिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, लाइफस्टाइल के पैटर्न को बैलेंस कीजिए, तो ये बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होती हैं। इसमें लगभग आपका 2 साल का समय ठीक होने में लग जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जो भी डीजनरेटिव डिसीज होती हैं ये 100% रिकवरेबल नहीं होती। इनका मैक्सिमम रेशियो जो है वो 90% है। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स जो है घुटने की रिपेयर बोल देते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई 100% ठीक हो जाएगा, अगर क्रॉनिक है तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है, लेकिन अगर डीजनरेटिव केस में जा चुका है तो जो लॉसेज हो चुके हैं वो हो चुके हैं, बाकी उसकी रिकवरी हो जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैंने कल सिद्धांत पढ़ाया था कि अस्थि से जो मज्जा बनी, अगर आप उस लेवल को पूरा कर पाते हैं तब तो रिकवरी 100% होती है। पर लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा 100% रिकवरी होना मुश्किल होता है, लगभग एक नामुमकिन टास्क होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं डीजनरेटिव केसेस में? डीजनरेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का ह्रास होना, डेप्रिशिएट होना। इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं कमर का दर्द, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, मधुमेह, इस तरीके के जो रोग हैं वो आपकी डीजनरेटिव केसेस में काउंट किए जाते हैं। अब एक चीज और है कि शरीर हमारा जो है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, बीपी हाई होना और बीपी लो होना। अगर हम बीपी हाई वाले पेशेंट हैं, या हमारे अगर बीपी हाई बॉडी की टेंडेंसी है, इसको हम टेंडेंसी बोलेंगे बेसिकली, तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हाइपर है, या फिर अगर उसमें कुछ कमी आ जाती है, इसको हम नेगेटिव इम्पैक्ट बोलते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जिसमें बॉडी में कमी आ जाती है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसको हम हाइपो इम्पैक्ट या हाइपो कंडीशन बोलते हैं। हाइपर में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है और हाइपो में अग्नि तत्व घटा हुआ होता है। तो जब अग्नि तत्व कम हो जाता है तो वहां पे जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ मैं दोनों टेंडेंसीज में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, आप उसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी टेंडेंसी क्या है। जो पॉजिटिव अवस्था होती है, जिसमें जो हमारी हाइपर टेंडेंसी वाली अवस्था है, जिसमें हम एक्टिव रहते हैं, तो इसमें शरीर की जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो अच्छी होती है, तीव्र होती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अच्छा रहता है, हाथ पैरों पे आप हाथ लगाएंगे तो गर्म लगेंगे। यहाँ पे गर्म से मतलब पसीना आने से नहीं है या ज्यादा गर्म होने से नहीं है। कुछ लोग आपने देखे होंगे हाथ पैर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, लेकिन जब आप इस जगह पे पकड़ेंगे तो ठंडा मिलेगा। तो इस टेंडेंसी को हम लो बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी गर्म है और यहाँ पे भी गर्म है, लगभग बैलेंस सी अवस्था बनी हुई है, तो हम इसे पॉजिटिव अवस्था के अंतर्गत हाइपर इंटेंसिटी के रूप में, हाइपर टेंडेंसी के रूप में काउंट करेंगे। ऐसे लोगों जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें उत्तेजना बहुत जल्दी आती है। आप कहते हैं कहीं चल रहे हैं, वो कहते हैं चलो उठो और चलो। गुस्सा आता है, तुरंत इम्पैक्ट करते हैं, तुरंत उसे दिखाएंगे। ये लोग अपने मन में बात जल्दी नहीं रखते, सामने वाले को सब कुछ बता देते हैं, इनको बीमारियां कम लगती हैं। लेकिन इनके जो भी रोग होंगे वो बढ़ती हुई मतलब बढ़ती हुई अवस्था के रोग होते हैं। इनके नाखून लंबे और सुंदर होते हैं, लाल और गुलाबी रंग के होते हैं, मतलब गुलाबी शेड होते हैं। ऐसे इनकी जीभ भी गुलाबी सी होती है। आंखों में तेज होता है, अगर आप इनकी आंखें देखेंगे तो अट्रैक्टिव आंखें होती हैं। जो टेंडेंसी है बीमारियों की वो एक्यूट डिसीज की टेंडेंसी होती है। जैसे इनको सिर में दर्द हो सकता है, आएगा चला जाएगा, रुकता नहीं है। बुखार, शाम होते होते बुखार की टेंडेंसी, बुखार जैसा लग सकता है लेकिन बुखार नहीं होता। यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, बॉडी में गर्मी बनी रहती है। ये हाइपर एक्साइटमेंट में जीते हैं, जीवन इनका हाइपर एक्साइटमेंट में रहता है और हर काम की जल्दबाजी रहती है।
इनका नक्सीर फूटने की, गर्मियों में नक्सीर फूटने की शिकायत आ जाती है और बीपी हाई रहता है। तो ये सारी जो है ये पॉजिटिव टेंडेंसी वाले लोग होते हैं। इसको हम हाइपर अवस्था बॉडी की भी बोलते हैं, और इन लोगों का बीपी आपको हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। अब आते हैं लो बीपी में। जो भी हमारी हाई बीपी की टेंडेंसी थी, ये उसकी ऑपोजिट होती है। तो इनकी शरीर की कार्य करने की जो क्षमता है वो कमजोर होती है। शरीर का तापमान कम रहता है। जैसे एक हेल्दी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 130 होना चाहिए। मेडिकल साइंस इसको 80 120 लेके चलती है। लेकिन अगर किसी का 70 110 है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर में काउंट करेंगे। तो इनके शरीर का तापमान कम होता है, ठंड जल्दी लगती है, इन्हें गुस्सा जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर एक बार आ जाए तो काफी नुकसानदायक हो सकता है। नाखून लाल सॉरी काले नीले रंग के हो सकते हैं, या अत्यधिक लाल हो सकते हैं, या सफेद या पीले हो सकते हैं। हेल्दी नाखून नहीं दिखेंगे। और शरीर में जो रोग लगेंगे उनकी टेंडेंसी क्रॉनिक होगी, लंबे समय के रोग होंगे, जैसे कब्ज होना, कैंसर होना, एनीमिया होना, शरीर में थकान होना, नींद पूरी ना होना, नींद की समस्या होना, फोड़ा हो जाना। तो ये सारी जो है जो लो बीपी होती है उसकी टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये लक्षण बताए हैं, इनको हम एक तरह से एक व्यक्ति का टेम्परामेंट या मिजाज बोल सकते हैं कि उसके शरीर की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति को आयुर्वेद 3 भागों में बांट देता है, वात पित्त और कफ। तो सबसे पहले हम कफ प्रकृति के बारे में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। जो भी कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, इनका बॉडी का जो लिम्फ सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में 2 सिस्टम मेन है, इनको चैतन्य द्रव्य बोला जाता है शरीर का, एक ब्लड और एक लिम्फ। ये दोनों मेडिकल साइंस में एक ही टर्म में यूज किए जाते हैं ब्लड में। अब लगभग पिछले 8-10 सालों से लिम्फ को सेपरेटली पढ़ाया जा रहा है। तो उसका सिस्टम अलग बना दिया गया और ब्लड का सिस्टम अलग बना दिया गया। तो लिम्फ ब्लड के ऑपोजिट चलता है। और ब्लड में जो जब ब्लड सेल्स को मिलता है, तो सेल जो यूटिलाइज करके ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजता है, तो उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो लिम्फ के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो जो लिम्फेटिक नेचर के व्यक्ति होते हैं, लिम्फ वाले नेचर के व्यक्ति होते हैं, लो बीपी के व्यक्ति होते हैं, इनका लिम्फ जो होता है वो आपको अधिकतर अशुद्ध मिलेगा, जिसकी वजह से इनको जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो इशू होंगे, वो क्रॉनिक होंगे। इनको जो समस्या आती है वो लिम्फ नोड में, लिम्फ वेसल्स में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, म्यूकस मेम्ब्रेन में इशू हो सकते हैं। और जो हमारे बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अ, आपका इंटेस्टाइन हो गया, अंदर से खाली होते हैं, गॉल ब्लैडर हो गया, अंदर से खाली होता है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, अंदर से खाली होता है, स्टमक हो गया, अंदर से खाली होता है। इन तरीके के ऑर्गनों में यहाँ पे समस्या क्रिएट होती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी-छोटी मतलब मौसम परिवर्तन होने पे, छोटी-छोटी चीजें गलत खा लेने पर तुरंत जुकाम होने की शिकायत हो सकती है। इनकी पाचन क्षमता जो होती है वो कमजोर होती है। नॉर्मली इनके ग्लैंड्स में, जो हमारी बॉडी के हार्मोनल ग्लैंड्स हैं या जो हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनमें सूजन पाई जाती है। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इनके जो बाल होते हैं वो कम होते हैं संख्या में, लेकिन बाल सुंदर, लंबे और मजबूत होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में जो नेचुरल हीट होती है वो कम होती है। तो ये इनके कुछ लक्षण थे। ऐसे और भी बहुत से लक्षण हैं, तो जब हम कभी पढ़ाई करेंगे तो मैं इसमें और खोल के बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी खोला तो पूरा का पूरा समय इसी में निकल जाएगा। इसी तरीके से हम ब्लड पे बात करते हैं। जिनमें ब्लड होता है उनमें रेड ब्लड सेल्स अधिक मात्रा में मिलेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। इसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, लंग्स, कैपिलरीज, इन चीजों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से ये व्यक्ति एनर्जेटिक रहते हैं। तो इन लोगों को जो बीमारी होती है वो लिवर संबंधी होती है, लंग संबंधी होती है, किडनियों में इश्यूज हो सकते हैं, स्प्लीन इश्यूज आ सकते हैं। और जहां जहां ब्लड रुकता है, जैसे हर्ट हो गया, थाइज हो गई,
क्योंकि यहाँ से चलता हुआ जा तो वो नीचे को रहा है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो है वो ब्लड की थोड़ी स्लो रहती है। तो ऐसे अंगों पे यहाँ पे सूजन और दर्द बने रहते हैं या समय समय पर पैदा होते रहते हैं। अब बात करते हैं वात प्रकृति की। वात प्रकृति के लोगों के मुख्य लक्षण हैं दांत, नाखून और बाल, ये कमजोर होते हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वात प्रकृति का हूं। इनका एक गुण या अवगुण होता है, ये लगातार बोलते रह सकते हैं, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं और लगातार काम करते रह सकते हैं। ये खाली बैठना पसंद नहीं करते, इनको हर चीज की जल्दबाजी रहती है। इनके लिए सबसे बेटर है कि डेली 1 या 2 पेज या 3 पेज लिखना चालू करें। इनसे इनके भाग्य हर तरीके से अच्छा होता है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल लेवल पे। तो ये हमारे वात पित्त कफ के 3 जो ये थे जो वात पित्त कफ 3 चीजें हैं, त्रिदोष हैं, इनके कुछ लक्षण और सिम्टम्स थे। अब आप लोग समझ सकते हैं आपकी प्रकृति क्या है। जो भी आपकी प्रकृति है, आप इन तीनों को जानकर इनके अकॉर्डिंग घी, शहद और तेल का प्रयोग करके इनको ठीक कर सकते हैं। यदि आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपके लिए तेल बेस्ट है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा तेल कब प्रयोग में लाया जाता है। यदि आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपके लिए घी बेस्ट है। आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, गाय का घी और भैंस का घी। यदि आप ज्यादा दुबले पतले हैं तो आपके लिए भैंस का घी बेस्ट है। यदि आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो गाय का घी बेस्ट है। पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, बच्चे हैं, एक्टिव आगे बढ़ना चाहते हैं, गाय का घी बेस्ट है। यदि आप सेहत बनाना चाहते हैं, शरीर पे काम करना चाहते हैं, भैंस का घी बेस्ट है। और फाइनली लास्ट आता है कफ का। इनके लिए केवल एक ही चीज होती है, शहद। शहद गर्म पानी में गर्म चीजों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए और खाली पेट सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। हमें किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल की, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं या कोई उपाय करते हैं जैसे त्रिफला हो गया, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस प्रकार की टेंडेंसीज में आपको मौसम का विशेष ध्यान रखना है। हर मौसम में टेंडेंसी भले ही सेम रहे, लेकिन मौसम का प्रभाव बदलने के कारण चीजें बदल जाती है। जैसे सर्दियों में आपको कफ वर्धक चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जिससे बॉडी में चिकनाई की मात्रा बढ़े। गर्मियों में आपको गर्म चीजें कम मात्रा में, लगभग 20% जरूर खानी चाहिए, जबकि गर्मियों में हम ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम इन तरीके की चीजों को थोड़ा सा बदल लें तो हम अपने स्वास्थ्य को अपने साधारण भोजन से, जो पैटर्न मैंने आपको आज बताया है, आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी सेशन था। अब किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? सर वात से रिलेटेड बीमारी कौन कौन सी आती है सर? देखिए, वात का मतलब होता है बहने वाला। तो जहां कहीं पे भी आप जी बहते हैं, जैसे तेजी से चलना, तेजी से काम करना, बेचैन हो जाना, ये सारे वात के लक्षण है। जब आप जल्दबाजी करते हैं, ड्राइनेस आपके अंदर आ जाए, तो ये वात के लक्षण है। आप हाइपर तो फिर इसका सर इसको बोलिए। क्या जी, क्या सर? व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जहां पे जल्दबाजी है, जल्दी शब्द इस्तेमाल होता है, वो बात है। जी सर, फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है सर? बात वाले व्यक्ति का पाचन कमजोर होता है, तो इसे आपने तेल मालिश करानी है, तेल खिलाना है। जैसे बादाम रोगन का तेल खाया जा सकता है, अरंडी का तेल खाया जा सकता है, तिल का तेल पिया जा सकता है। तो यहाँ पे शरीर की मात्रा के अनुपात में, रोग के मात्रा की अनुपात में, मौसम के, प्रकृति के अनुमान में तेल पिलाया जाता है। ऐसे व्यक्ति की टेंडेंसीज कंट्रोल हो जाती है। जी सर। जी फागुनी जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर लंच में हम दही साथ में क्यों नहीं खा सकते हैं? दही इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही की टेंडेंसी ठंडी होती है, दही की तासीर ठंडी मानी गई। अब जब आप भोजन कर रहे होते हैं, रोटी सब्जी खा रहे होते हैं, तो दही में कैसीन नामक तत्व पाया जाता है, ये आपकी आंतों में चिपक जाता है। तो ये आपके डाइजेशन को स्लो करता है और जो हमारी एसिमिलेशन की प्रक्रिया है, भोजन पचने की जो प्रक्रिया है, उसको खराब करता है। इसलिए भोजन के साथ दही नहीं खाया जाता। दही खाने की टर्म्स क्या है? जब भी दही खाएं, आप लगभग 2 घंटे का पेट खाली हो,
और दही हमेशा मीठा खाएं, मात्रा उतनी जितनी आप आराम से पचा सकें। ओके, मतलब उसमें सर सॉल्ट नहीं ऐड कर सकते, शुगर ऐड कर सकते हैं? देखिए, दूध का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके साथ सॉल्ट ऐड नहीं किया जाता, दूध विष के समान हो जाता है। ओके सर। और सर लंच में हम साथ में जैसे मस्क मेलन है, पपीता है, बनाना है, वो खा सकते हैं क्या? लंच के साथ देखिए, रोटी सब्जी के साथ आप क्या क्या खा सकते हैं? रोटी सब्जी के साथ आप पापड़ खा सकते हैं, अचार खा सकते हैं, मिर्च खा सकते हैं, चटनी खा सकते हैं। लेकिन दही, दूध, चाय, फल, सलाद रोटी सब्जी के साथ नहीं खाना चाहिए। ये गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है, और जो गैस बननी एक बार शुरू हुई तो आपकी बॉडी में थायराइड और शुगर दोनों का कारण बनेगी। ओके सर, लोग थैंक यू कहते सो हैं मच। गाँव वाले व्यक्ति मेहनत करते हैं तो बीमार नहीं होते। आप देखिए, उनका भोजन बिल्कुल साधारण होता है, उनके में कोई सलाद नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, बस वही खाते हैं, तो उनको बीमारियां नहीं होती। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वो मेहनत करते हैं। आप ये देखिए, शहरों के लोग मानसिक मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, तो एनर्जी तो कंज्यूम हो ही रही है, तो फिर बीमारी क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है क्योंकि हम विरुद्ध आहार का प्रयोग करते हैं। विरुद्ध आहार का मतलब बेमेल भोजन होता है, जो हम सिंपल भाषा में देख सकते हैं, लेकिन विरुद्ध आहार कम से कम 12-15 प्रकार का होता है, जैसे काल विरुद्ध। अब इस समय पर गर्मियों का मौसम आने वाला है और वसंत ऋतु खत्म होने वाली है। इस समय हमारी बॉडी जो है, कफ को मुख के द्वारा निकालना चाहती है, जिसको हम वापस अंदर इनटेक कर रहे हैं, और फिर कहते हैं 6 महीने बाद जब बरसात का मौसम आएगा, हमारी तो इम्यूनिटी कमजोर है, हमें तो मच्छर काटते हैं तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। तो यहाँ पे गड़बड़ जो होती है, वो उस मौसम में ना होके नेक्स्ट सीजन में लगभग 4 महीने बाद वो गड़बड़ आती है। जैसे मैंने कल बताया था, हमारा खाना जो है वो लगभग 3 महीने में पचता है पूर्ण रूप से, पूरा साइकिल। तो 3 महीने में पचेगा तो उसका जो टॉक्सिन्स है वो भी तो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे ना। इसलिए हमें जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पे 6 सीजन है, हर सीजन चेंज होने के 1 महीने के बीच में हमारी इम्यूनिटी लो होती है, हमारे बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जो मुख्य होती हैं, वो 3 सीजन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सर्दी से गर्मी और गर्मी से बरसात, इन तीनों टाइम पे हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी डाउन चलती है। यदि हम मौसम के खाए पिए पे ध्यान दें तो अगले मौसम में हमें रोग नहीं लगेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते अ, अंशु जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी सर। सर मुझे ना एक्चुअली फैटी लीवर आया है ग्रेड 1 का, और लेफ्ट किडनी में स्टोन है 3 mm का, तो उसके लिए आप कुछ बताइए। एप्पल सीडर विनेगर आता है, हाँ जी। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को 1 कप पानी में घोल के पी लीजिए। पर सुबह सर खाली पेट लेना है उसे? खाली पेट लेना है, शाम को भी खाली पेट लेना है। सर पर मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या मतलब थोड़ी जैसे हम कुछ खाने के बाद ले सकते हैं सर सुबह का, क्योंकि खट्टा होता है पहले आपको एसिडिटी ठीक करनी होगी, और हो सकता है एसिडिटी ठीक करने से स्टोन अपने आप गल जाए। इसके लिए आप क्या करिए, फिलहाल आधा चम्मच इसबगोल की भूसी खाना खाने के बीच में ले लीजिए, पानी के साथ। पानी के साथ। आपने जैसे आधी रोटी खाई, आधा हम्म, चम्मच इसबगोल की भूसी फांकी और पानी पी लिया, और हम्म, उसके बाद बची हुई रोटी खा ली, जितनी भी आप खाते हैं। हम्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसबगोल की भूसी आपके पेट में जाके फैलेगी, तो खाना थोड़ा सा कम खाइएगा ताकि सांस लेने में आसानी रहे। ठीक है सर, तो ये कब तक लेना है? सुन लीजिए, कम से कम 8-10 दिन लेनी है, आपने ज्यादा दिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और और सर बाजार में नित्यम टैबलेट मिलती है पेट साफ करने के लिए। नित्यम? हाँ, अच्छा जी। तो वो नित्यम की टैबलेट आधा गोली रात को 1 गिलास गुनगुने अ, इससे गर्म दूध से लेनी है। अच्छा। ठीक है, सुबह ही आपके पेट को अच्छे से साफ करा देगी। 3-4 दिन में आपका पेट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है पेट क्लियर हो गया तो 4-5 दिन में दोनों चीजें बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है अभी क्लियर नहीं है तो 10 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, अप टू 10 ठीक। डेज। ठीक है। ठीक है, जब आपको एसिडिटी की समस्या इसी में खत्म हो जाएगी, जब ये समस्या खत्म हो जाए, आफ्टर देन आप ये लेना शुरू कर दीजिए, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर। आप किसी ठीक। भी कंपनी का कोई भी ले सकते हैं, हम्म, उसमें जो खटास है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए।
ठीक है सर। तो एक अच्छी कंपनी का लीजिएगा, कहने का मेरा मतलब इतना है बस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये जब आप लेंगे तो ये आपकी बॉडी को, इंटरनल बॉडी को ड्राई करता है और लिवर के फैटीनेस को खत्म करता है। हाँ, एप्पल साइडर विनेगर। जी। अब आपने क्या करना है कि 20-21 दिन कॉन्टिन्यूस लेना है। अगर इस दौरान आपको लगे कि आपकी भूख बढ़ गई है, हम्म, आपका दिल खुश हो गया है, नींद प्रॉपर आ रही है, उसी दिन एप्पल सीडर विनेगर बंद कर देना है। ये 21 से मैक्सिमम 40 दिन के बीच में ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है सर। अगर आपको 21 दिन से पहले भी ये कंडीशन लगती है तो ये बंद कर दीजिएगा। ठीक ठीक। है सर। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है कि कम से कम 3 से 5 दिन, 3 दिन भी मिनिमम और मैक्सिमम 5 डेज, आपने आधा चम्मच बादाम रोगन गर्म दूध में डालकर रात को पी के सोना है। लेकिन उससे पहले आपको 4 घंटे पहले अपना भोजन फिनिश कर लेना है। डिनर जो है 4 घंटे पहले ले लेना है। और तो ये सर 10 बजे के करीब। जो एप्पल साइडर विनेगर का जब मेरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद लेना है ना? जी जी जी। सर एक बार दोबारा बताएंगे ये बादाम रोगन वाला? बादाम रोगन में ये होता है कि आपने 1 गिलास मीठा दूध ले लिया या 1 कप मीठा दूध ले लिया, उसमें आधा चम्मच बादाम रोगन डाला, घोला और पी गए। ठीक है सर। ठीक है। और रात का डिनर दूध लेने से कम 4 घंटे पहले होना चाहिए। ठीक है सर। जैसे 6 बजे आपने डिनर लिया है तो 10 बजे आप गर्म दूध पिएंगे और गर्म दूध पीने के बाद आप सो जाएंगे, जागेंगे नहीं। ठीक है सर। 3 से 5 दिन करेंगे, आपका जो फैटी लीवर है वो खत्म हो जाएगा इसे। अच्छा सर, मतलब पहले एप्पल साइडर विनेगर का कोर्स कर लेते हैं, जैसे आपने बताया 20 to 21 डेज, उससे पहले भी हो जाए तो ठीक है। हाँ, नहीं तो नॉर्मल जो कंडीशन होती है ना, 21 से 40 दिन में ठीक हो जाता है ये। ठीक है सर। और बादाम रोगन की आपने जो रेमेडी बताई है वो फैटी लीवर के लिए होगी सर? बादाम रोगन की जो बताई है, ये क्या करता है, जो एप्पल सीडर होता है, ये आपकी इंटरनल बॉडी में ड्राइनेस ला देगा। बादाम तो रोगन उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए लिया है। ठीक है सर। ये कितने दिन तक करना है बादाम रोगन वाला? ये तो 4-5 दिन कर लीजिए, फिर बंद कर दीजिएगा। ठीक है सर। सर और कुछ? बस इतना काफी है। 40 डेज के अंदर अंदर आपका जो लिवर का साइज होगा वो लगभग नॉर्मल हो जाता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन होता कि हमें फैटी लीवर की समस्या क्यों हो जाती है सर? हमारा खान पान कुछ होता है गड़बड़, किस वजह से? जब आपको अनडाइजेशन की समस्या होती है तो उसका इम्पैक्ट जो लिवर जूसेस सिक्रेट कर रहा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो गॉल ब्लैडर पे पड़ता है। तो गॉल ब्लैडर की एनर्जी उन जूसेस को वापस लिवर की तरफ धकेल देती है। हाँ जी। जब वो केमिकल लिवर के अंदर जाके अटैक करते हैं तो लिवर की जो एफिशिएंसी है उसमें कमी आ जाती है। तो ये हमारी बॉडी में बेसिकली जब हार्ट बीट रेगुलेट नहीं होती, जो खून चलने का दौरा है, जो मैंने आपको बताया था, ये सिस्टोलिक सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो सर मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए? इसके लिए आपको ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपकी डीप ब्रीदिंग हो जाए। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप देखेंगे अपने आप सांस फूल गई है। वो नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर वो होगा तो वो भी 2-3 महीने के अंदर, आप कोई दवाई नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, तो वो भी आपको फैटी लिवर ठीक कर देता है आपका। ठीक है सर। स्ट्रेचिंग के दौरान आपने देखा होगा सांस फूल जाती है, उसमें हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रेचिंग का एक पोज बना के खड़े हुई है, 2 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सांस फूलने लगेगी। तो जब वो मैक्सिमम फूल जाए तो आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी सांसें अपने आप आने लगती हैं। इससे जो आपका फैटी लिवर है वो रिड्यूस होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। सर मुझे भी पूछना है, तो ये एनर्जी लेवल कम हो तो प्राण शक्ति ऊर्जा शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? 1 मिनट, गौतम जी ने हैंड रेज किया हुआ था, मैं भी बताता हूँ आपको। गौतम जी बोलिए। गौतम जी। जी नमस्ते सर। जोड़ों के दर्द के लिए बताइए कि नीज में बहुत पेन रहता है सर, उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा कार्टिलेज की प्रॉब्लम बताइए। एक्चुअली डॉक्टर्स ने, उन्होंने तो 3 महीने काफी दवाइयाँ कुछ बताई हैं, लेकिन फिर भी इतना आराम नहीं है। आपकी एज कितनी है? अभी 49। 49। देखिए, ये मेनोपॉज की वजह से दिक्कत आ सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस है। इसमें आप रेगुलर रूप से कमर की सिकाई लीजिए। कमर में पेन भी हो सकता है आपके, थकान हो सकती है, सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है। अगर सर्वाइकल है तो सर्वाइकल ठीक कीजिए, अगर नहीं है तो कमर पे आपने सिकाइयाँ लेनी है, चाहे दर्द हो या ना हो, कमर की सिकाई रेगुलर लेनी है। और जब आप सिकाई लेंगे उसके बाद आपने
नॉर्मल तिल का तेल कमर पे लगाना है, और तेल लगाने के बाद आप हवा में नहीं जाएंगे, सूती कपड़े से लपेटेंगे और रात को सो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है रात को किया जाता है। इसके अलावा अपने घुटनों पर डेली आपने इसका तिल का तेल लगाना है, लेप करना है और सूती कपड़ा बांध के सोना है। टाइट नहीं बांधना, हवा आती जाती रहे, बस इतना लूज करके लपेट के रखना है। और जो ब्लैडर है आपका, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, वहां पर आपने लगभग 10% कैस्टर ऑयल ले लीजिए और बाकी सरसों का तेल ले लीजिए 90%। इनको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, शेक करके रात को सोते समय ब्लैडर पे और नाभि के आसपास लगा के सोइए। इससे आपके जो घुटनों में है वो अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस चालू हो जाएगा हीलिंग का। और बाकी डॉक्टरों ने आपको जो दवाइयां दी होंगी, इसमें कैल्शियम की दवाई हो सकती है, विटामिन डी की दवाई हो सकती है, और साथ में क्यूटन के कैप्सूल्स हो सकते हैं जो ये कार्टिलेज बनाते हैं। तो रेगुलर स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस घुटनों की जरूर कीजिए, इससे घुटनों को स्ट्रेंथ मिलती है और चर्बी दोबारा बनने लगती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये प्रोसेस खाने 1.25 साल हाँ का है। ये मत सोचिएगा कि आपने शुरू किया तो 2 महीने 3 महीने में आराम आएगा, 1.25 साल का प्रोसीजर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर खाने पीने में भी कुछ ऐसा तो नहीं अलग से कुछ स्पेशल ध्यान रखूं? खट्टी चीजें नहीं खानी, तला भुना चिकना नहीं खाना, और बेकरी वाली आइटम्स, बाहर की आइटम्स नहीं खानी। नॉर्मल सादा खाना खाइए, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लीजिए, खाली पेट मत रहिए, गैस बनेगी तो दिक्कत करेगी, और बॉडी में यूरिन नहीं रुकना चाहिए। तो जो मैंने यूरिनरी ब्लैडर पे तेल लगाने की एडवाइस करी है, ये अभी 5-7-10 दिन तो कंटिन्यूअस रखें, उसके बाद एक दिन लगाएंगे, 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर एक दिन लगाएंगे। तो इस तरीके के प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा, तो धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। जी सर। सर मेरा वैसे गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो गया है, 10 साल हो गए हैं उस बात को, तो खैर उस खाने पीने का भी गैस, ध्यान रखती हूँ। जी जी, वो मेरा ऑलरेडी रिमूव है सर। गैस की समस्या ज्यादा होती है गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, आप ना गुलकंद ले लीजिए। अच्छा सर, कैसे लेना है? रात को सोते समय अगर आप दूध लेते हैं तो दूध के साथ ले लीजिए, 1 चम्मच भर के गुलकंद खाइए और ऊपर से गर्म दूध पी के फिर सोइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अ, हेलो सर। फागुनी जी, मैं प्लीज 2 मिनट अभी आता हूँ। फागुनी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक हाँ जी। तो 12-13 साल के बच्चे को जब वो सोता है तो थोड़ी देर के बाद उसे सर पर पसीना आ जाता है सर। अच्छा, अब वो मिर्च तेज तो नहीं खाता? सॉरी? मसाले तेज तो नहीं खाता, मिर्च मसाले? नहीं 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 सर, मतलब इसको ये इश्यू पहले से बचपन से ही है। जब छोटा, जैसे मतलब शायद 3 साल से ये इसको प्रॉब्लम है सर। अच्छा, पैर कैसे रहते हैं, तलवे कैसे रहते हैं, ठंडे हैं गर्म है? ठंडे रहते हैं सर। आपने कुछ नहीं करना, बच्चे को रात को सुलाने से पहले गर्म पानी में पैर डलवाइए 15-20 मिनट। उसके बाद पैरों को पहुंच के तेल मालिश करके, सरसों के तेल से मालिश करके सुलाइए। 2-3 महीने में ओके। ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब गर्म या मतलब वार्म वाटर लेना है कि गर्म लेना है सर? गर्म लेना है, जितना ज्यादा गर्म बच्चा पैर डाल सके। ओके सर। हाँ जी। और बच्चा जो है वो एनीमिक है, उसमें खून की कमी हो रही होगी, तो उसको खून बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा दीजिए, बेकरी आइटम्स और फास्ट फूड वगैरह कम कर दीजिएगा। ओके ओके सर। और यदि आपके आसपास कहीं गाय का दूध मिले तो प्रेफर कीजिए गाय के दूध को बच्चे के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन था सर, हाँ जी। जैसे कभी खांसी आती है या छींक आती है तो जैसे थोड़ा सा यूरिन लीक होता है सर। किसको दिक्कत है ये? ये मुझे ही है सर। ओके, आप एक काम कीजिए, सरसों का तेल ब्लैडर रीजन पर और टांगों की कांख पर रात को लगा के Okay. सोइए। 3 दिन करिए, चौथे दिन मुझे बताइएगा। सरसों का तेल? हाँ जी, 3 दिन कंटिन्यूअस करना है आपने। Okay. लगभग चौथी 5वीं क्लास में मुझे बता दीजिएगा, इसमें आपको आराम आ जाएगा इसमें। ओके, लेकिन सर ये इश्यू मुझे हमेशा नहीं होती है सर, कभी कभार हो जाती है सर। देखिए बेसिकली क्या है, ये ब्लैडर अब आपका वीक होना शुरू हो गया है। आपने कोशिश करनी है कि आपको यूरिन रोकने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही आपको यूरिन की हजत हो, आपको लगे कि आपको यूरिन आ रहा है, तुरंत यूरिन पास करना चाहिए। और किसी भी तरीके का आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप लेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर तेजी से कमजोर होगा। सरसों का तेल लगाइए, अभी तो 3-4 दिन कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा, उसके बाद 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन छोड़ेंगे।
ये समस्या Okay. आपकी कवर हो जाएगी 2-3 महीने के अंदर। सिर्फ अप्लाई करना है ना, राइट सर? हाँ, अप्लाई करना है। ओके सर, हाँ। थैंक यू सो मच सर। जी संगीता जी। सर एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करें? मतलब हर समय सुस्ती सी रहती है। देखिए एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसके लिए बेस्ट है आप उज्जयी प्राणायाम करें। उज्जयी। हाँ जी। ओके। इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो आपका SpO2 वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप में थकान रहती है तो आपका जो SpO2 लेवल है वो कहीं ना कहीं 98-97 होना चाहिए। ठीक है सर, मैं चेक करके बताऊंगी आपको कल। अच्छा, दूसरा क्या है, जो हमारे खोखले अंग होते हैं उनके जी। अंदर सूजन आ जाती है, जो मैंने अभी टेंडेंसीज बताई थी। ओके। तो यहाँ पे शायद आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोर्स भी किया हुआ है। नहीं, वो नहीं किया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नहीं किया। ठीक है, मैं आपको उसमें बता देता हूँ एक्यूप्रेशर में जो आपके यांग ऑर्गन्स हैं जी। उनकी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, तो उनकी एनर्जीज को आपने रिड्यूस करना है। यंग ऑर्गन्स की एनर्जी को रिड्यूस करना है। जी। और 2 दिन कैसे? में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, मतलब 36-48 घंटे में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। सर कैसे? एक्यूप्रेशर से कैसे यंग ऑर्गन की एनर्जी को? एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप जिमी का प्रयोग कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर आप ओके। मैग्नेट का प्रयोग कर रहे हैं तो सिडेट वाइट। येलो येलो करती है, व्हाइट करती है, मेरे को ध्यान नहीं है। वाइट करती, सिडेट वाइट करती है। सिडेट करनी है आपने यंग ऑर्गन की, ओके। यंग ऑर्गन्स को। सारे यंग ऑर्गन्स की? जी। ओके। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी है S2, लगभग 14-15 दिन खा लीजिए, ये समस्या आपकी कम हो जाएगी, लगभग 80-90% कम हो जाएगी। सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का कोई जानकारी नहीं है मुझे। आपके आसपास कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर हो? नहीं, कोई भी नहीं है, सच में ही जानकारी में नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। अच्छा, आप कहाँ रहते ग्रेटर नोएडा सर। हैं? ग्रेटर नोएडा है भी बहुत दूर। हम्म। आप मेरे को या तो अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं मेडिसिन सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। ओके। सर आप ये कोर्स कराते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी थैंक यू। का? हाँ जी, मैं कराता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल कोर्स नहीं है। ये कोर्स अभी चालू होगा जून-जुलाई में। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है? ये ऑफलाइन होते हैं सारे, देखिए जितने भी आपके मेडिकल कोर्सेज होते हैं सारे ऑफलाइन ही होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको प्रैक्टिकली सब चीजें सामने आराम से समझ आ जाती हैं। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ा भी दिया जाए तो कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है और कैसे वो बिहेव करेगा, वो चीजें नहीं समझ आती। आप सुन तो लेते हैं पर प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता। जी, जब शुरू हो तो सर प्लीज फिर भी शेयर कर दीजिएगा इन्फॉर्मेशन। मैम आपका नाम क्या है? जी, रोहिणी। रोहिणी। आप ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिए और उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लिख दीजिएगा, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। जी ठीक है। और आप लोग अगर ये क्या नाम आयुर्वेद के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है और सबके लिए यूजफुल है। आप अपने परिवार की प्रकृति देख के उनके अनुसार खान पान तय कर सकते हैं। तो ऐसा कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हम उस कोर्स को भी बना सकते हैं। और बाकी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको देख सुन सकते हैं। सर आपका दिनेश धनकर के नाम से है? जी जी। ओके। सर ये आयुर्वेदिक कोर्स कब से स्टार्ट करेंगे आप? अगर ये स्टार्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लेंगे आयुर्वेद का। तो ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ये इसके लिए आपको उसमें आने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन के लिए, ये ऑनलाइन में भी हो जाएगा। और जो मतलब बेसिक चीजें रह जाएंगी, 2-4 चीजें रह जी जाती हैं, वो कभी भी एक ऑफलाइन क्लास रख के एक क्लास में क्लियर हो जाती हैं सारी। जैसे नाप कैसे ली जाती है, जी। अ, आप जो मूवमेंट पकड़ेंगे वो कैसे पकड़ेंगे, लीवर की टेस्टिंग कैसे करेंगे, स्प्लीन की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक विजिबल क्लास की जरूरत पड़ती है, ऑफलाइन क्लास की। वो एक तो सर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, टाइमिंग वगैरह। जी जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है आपसे हाँ जी कि मेरी मदर है जी। तो उनको हर्पीस हो गई है, हार्पिस हो गई है, ठीक है। और मतलब अब हर्पीस ठीक तो हो गई है, जैसे वो दाने वगैरह होते हैं, हम्म। लेकिन उसका पेन बहुत है। छाती में पेन है?
छाती में नहीं, कान के पास निकली थी हर्पीस। अच्छा। कान, गर्दन। इस समय वहां का रंग कैसा है स्किन का? ब्राउन है, ब्लैक है या व्हाइट है? अब दाने खत्म हो गए हैं और जहाँ दाने थे वहां पर हल्का हल्का ब्राउन है, जैसे खुरन टाइप से। खुरन टाइप से आ गए हैं। आप वहां पे ना आज देसी घी लगाइए और एक बार मुझे कल बताइएगा, ठीक है? आपने ओके। 2-2 घंटे के 2-2 3-3 घंटे के गैप पे थोड़ा सा देसी घी लगाना है। रब नहीं करना, सिर्फ लगाना है, ऐसे जैसे दवाई लगाते हैं, बस लगा के जी छोड़ दिया। तो 2-2 घंटे के गैप पे लगाइए और मुझे कल स्थिति बताइए कल की क्लास में। जी, थैंक यू सर। जी निर्मल गुप्ता जी। पर आपने घुटनों के लिए बताया था एक, तो हाँ जो जी, यूरिनरी ब्लैडर पे है वो कौन सा तेल लगाना है? देखिए नॉर्मल तो सरसों का तेल भी काम कर जाता है। हाँ जी। इसके अंदर आपको यूरिनरी ब्लैडर पे प्लस जो हम्म। टांगों की 2 साइड्स ऐसे होती हैं, इनको हम कांख हाँ बोलते हैं। हाँ। तो दोनों हाँ जी। कांखों में अच्छे से सरसों का तेल लगा के छोड़ दीजिए। घुटनों के नीचे? घुटनों के नीचे नहीं, कांख में और यूरिनरी ब्लैडर पे। ये कांख आपकी हाथ की? हाथ की नहीं, टांगों की कांख। अच्छा जी, ठीक है। हाथों में भी कांख होती है, टांगों में भी होती है, टांगों की कांख में लगाना है। ठीक है जी। क्योंकि आपकी जो पैरों की नर्व्स जा रही हैं वो वहीं से निकल रही हैं, घुटनों की नर्व्स। ठीक तो है जी। वो न्यूरिश हो जाती हैं। इससे आपको एक तो हम्म। यूरिनेशन संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं में आराम मिलेगा। ठीक है जी। सूजन होगी घुटनों में, पैरों में, तो वो निकल जाएगी। पैरों में थकान रहती है, साइटिका की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, पैर ठंडे रहते हैं, सभी के लिए ये चीज कॉमन है। और सरसों का दूसरे, तेल? सरसों का तेल। दूसरा इसमें ठीक क्या है। होता है कि इसका इम्पैक्ट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मॉइड रीजन पे पड़ता है, जिससे हमारे जो रीजन में, सिग्मॉइड रीजन में जो पुराना मल पड़ा हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, वो बाहर निकलने लगता है। धीरे धीरे अच्छा निकलता है। जी। बहुत मतलब स्मेल वाली पॉटी आती है उससे। तो उससे पेट धीरे अच्छा। धीरे साफ होता है और हमारी भूख खुलने लगती है। शरीर की जो एलिमिनेशन, ये सॉरी असेमिलेशन की जो वो होती है, जो उसकी पाचक क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है? इसके बाद अच्छा आप जी। घुटनों के ऊपर और घुटने के पीछे तिल का तेल सिर्फ लेप करेंगे और सूती कपड़े से ढक के सोएंगे। और जब भी आप घुटने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपने कमर का ट्रीटमेंट भी करना है, क्योंकि अगर कमर पे चिकनाई नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नर्व सारी जो जा रही हैं वो L5 L4 से निकल के ही सारी आपकी पैरों में जाती है। तो कमर ठीक है पे जी। तेल लगाना है, यूरिनरी ब्लैडर और नाभि से नीचे यानी कांखों में तेल लगाना है और फिर घुटनों पे तेल लगाना है। तो इससे जो है ठीक है। घुटनों के दर्द में लगभग 5-7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देना हम्म। शुरू हो जाते हैं, आराम आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, आज क्लास बस इतनी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो बस लास्ट जाना पूछ सकता है, फिर हम कल मिलते हैं। सर मैं पूछ लूं? हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए। सर किसी का सुबह उठते ही मीठा खाने का मन करता है तो क्या प्रॉब्लम होती है सर? ऐसा लगता है अभी क्रेविंग हो रही है, बहुत मीठा खा लो। नाराजगी और गुस्सा, जी सर। ऐसा है? सर पता नहीं, अपने आप को तो पता नहीं। अच्छा चलिए, वैसे बता देता हूँ। ये जिसको भी सुबह उठ के या दिन में मीठा खाने की क्रेविंग होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन से नाराज और गुस्सा होता है। फैक्टर उसमें कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है। जैसा मैंने बताया था, हमारे कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं होते। तो अगर कोशिश करें कि आप जितने लोगों को जानते हैं, जो भी आपकी लाइफ का पार्ट है, उनको माफ करें। ऐसा करने से इस क्रेविंग में कमी आती है। दूसरा, ये जो क्रेविंग होती है, इसको दूर करने के लिए आप क्या करें, गुलकंद ले आए। किसी अच्छी कंपनी जी का गुलकंद ले लीजिए। खारी बावली में हर नारायण के नाम से दुकान है, अच्छा रखती है वो गुलकंद, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। रामदेव बाबा का ज्यादा अच्छा। सर डायबिट हाँ सर जी, जिनको डायबिटीज है वो भी ले सकते हैं? नहीं, डायबिटीज वाले नहीं यूज कर सकते। फिर उनके लिए सर क्या है? उनके लिए ये है कि आप पहले पीपी और फास्टिंग देखिए। अगर आपकी जी फास्टिंग पड़ी हुई है तो गुलकंद का प्रयोग ना करें, उसके स्थान पर शहद का प्रयोग करें। और अगर आपकी फास्टिंग कम है और पीपी बढ़ी हुई है, ऐसे केस में आप गुलकंद खा सकते हैं। जी सर। ठीक है? तो उसके ऊपर सर डिपेंड। अपने आप से भी तो गुस्सा हो सकता है इंसान। अपने आप से कौन गुस्सा होता है? सर नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज इंसान खुद करना चाहता है वो ना कर पाए तो अपने आप से इरिटेट हो जाता है इंसान। नहीं, अपने आप से कभी नहीं होता।
हम ओके हमेशा सर। ये कहते हैं गलती हमारी नहीं है, सामने वाले की है। जी सर, तो आप थैंक यू सर। हाँ जी, आप गुलकंद का प्रयोग कर सकते हैं। गुलकंद ना खा पाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या नाम, शहद का। शहद का। हाँ जी, जी और सर। शहद में भी जामुन के शहद का। जी सर। ठीक है, सर नीम का भी चलेगा? नीम का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सर है मेरे पास, इसलिए पूछा, नीम का चलेगा? बिल्कुल, लेकिन पहले आप जी अपना सर। बीपी और फास्टिंग दोनों चेक कीजिए। जी सर। सर आपने ब्लैडर पे लगाने के लिए जो बताया था कि 80% उसमें सरसों का तेल और 20% कौन सा मिलाना था? कैस्टर ऑयल 10% कैस्टर कैस्टर ऑयल, ऑयल। 90% सरसों का तेल है। कैस्टर ऑयल 20%, 80% सरसों का तेल। 10%। 10%। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू एंड गुड थैंक यू सर, थैंक यू।